हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल फिजिक्स विजार्ड में। आज की इस वीडियो में हम अपना ग्रेविटेशन चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। ग्रेविटेशन चैप्टर में आपको पता होगा हमने अभी तक एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अबोव द सरफेस ऑफ अर्थ तक कंप्लीट कर लिया था। आज के इस चैप्टर में देखते हैं हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का चैप्टर ग्रेविटेशन। आज का हमारा इंडेक्स रहेगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इस टर्म को अच्छे से समझना है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। ये बाद में भी परेशान करेगी, नहीं तो 12th में जाके इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में। एस्केप स्पीड समझेंगे। एस्केप स्पीड मतलब अर्थ के ग्रेविटेशन पुल से बाहर निकलने के लिए कितनी स्पीड चाहिए। इसके साथ ही ऑर्बिटल स्पीड भी समझ लेंगे, ऑर्बिट वेलोसिटी। अर्थ सैटेलाइट्स को समझेंगे थोड़ा सा, और एनर्जी ऑफ ऑर्बिटिंग सैटेलाइट समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से। हमने पिछले एक दो चैप्टर पहले पढ़ा था कि वो जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, मतलब हाइट की वजह से। ये मान लीजिए सपोज ये अर्थ है और ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस हाइट पे है। एक ऑब्जेक्ट है इससे ऊपर यहाँ पे है, इसकी हाइट h1 है, इसकी हाइट h2 है। तो इनमें एक पोटेंशियल एनर्जी होगी। हाइट जिसकी ज़्यादा होगी उसमें ही पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी। तो जब वो पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटी होगी या फिर अर्थ की वजह से होगी, उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब हमें पता है जब भी कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा, h हाइट पे होगा, तो उस पर एक फोर्स भी लग रही होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको हम जी एफ इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर से डिनोट करते हैं। अभी हमने पूरा तो उसका ही समझा ना पहले चैप्टर में। तो अब ये देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटी या फिर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट होगी। उससे पहले एक दो पॉइंट जान लेते हैं। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये सेंट्रल फोर्स है, हमें पता ही है। तो ये कंजर्वेटिव फोर्स है, इस बात को ध्यान रखेंगे, कंजर्वेटिव फोर्स। इससे क्या फ़ायदा होगा और ये क्या होता है? कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स का मेन पॉइंट ये है कि कंजर्वेटिव फोर्स से जब हम कोई काम करते हैं तो वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है। सपोज हमने एक ऑब्जेक्ट को ए टू बी लेके गए कंजर्वेटिव फोर्स से, तो जब हम उसे बी टू ए लाएंगे तो उतना ही काम करना पड़ेगा अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि एक क्लोज लूप में किया गया वर्क हमेशा जीरो होगा। ए टू ए अगर ले आए तो पाथ चाहे कोई भी हो, जैसे सपोज ये ए पॉइंट है, हम इसको ऐसे घुमा के यहाँ पे लेके गए और डायरेक्टली ऐसे ले आए, तो उतना ही काम करना पड़ेगा। ए टू ए में वर्क डन जीरो होगा। तो ये बात याद रखेंगे, इसका बहुत यूज होगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन। ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। तो पहले पोटेंशियल एनर्जी के बारे में समझ लेते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी होती है कि अगर ये सपोज ये अर्थ है, तो अगर यहाँ पे आर पॉइंट पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट, ये कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है एम मास का, तो इस ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने के लिए जितना वर्क किया गया उसे बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और इन्फिनिटी पे हमेशा पोटेंशियल एनर्जी या फिर पोटेंशियल को जीरो लिया जाता है। पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज ऑलवेज जीरो, वी एट इन्फिनिटी इक्वल्स टू जीरो। ये बात याद रखेंगे। तो इसमें सबसे अच्छा, सबसे जो पॉइंट इस चीज़ में जो समझने की बात है वो ये है कि इसको जब यहाँ से इन्फिनिटी से आर पे लाएंगे तो ये वर्क डन हमेशा एक्सटर्नल फोर्स की वजह से होना चाहिए, ना कि अपनी इसकी फोर्स की वजह से जो ये अर्थ लगा रही है। तो अब अर्थ इस पे एक एफ फोर्स लगा रही होगी जिसका मैग्नीट्यूड है ये जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो एक्सटर्नल फोर्स कितनी लगानी पड़ेगी? ये एक्सटर्नल फोर्स की वजह से होना चाहिए और विदाउट एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन जीरो होनी चाहिए यहाँ पे, क्योंकि अगर एक्सीलरेशन होगी, अगर इसकी वेलोसिटी चेंज होगी तो इसमें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी आ जाएगा, तो हमारी डेफिनेशन फिर गलत हो जाएगी, क्योंकि हमारी डेफिनेशन ही है वर्क डन इन मूविंग अ मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट आर। तो एक्सेलेरेशन जीरो होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये है हमें इस पॉइंट पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगानी पड़ेगी, एक फोर्स इधर को लगानी पड़ेगी। तो इस फोर्स, इतनी ही फोर्स लगाएंगे हम बट दूसरी डायरेक्शन में, और उससे जो वर्क किया जाएगा यहाँ से यहाँ लाने में वही होगा ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। वो वर्क इसमें यहाँ पे एज अ पोटेंशियल एनर्जी सेव हो जाएगा। तो अपनी कैलकुलेशन सिंपल बनाने के लिए हम पहले वर्क डन निकालेंगे आर पॉइंट टू इन्फिनिटी पे ले जाने में जितना काम किया जाएगा। अब सपोज आर पॉइंट ये है, इसको डायग्राम को थोड़ा सा अच्छा बना लेते हैं कि ये एक आर पॉइंट है, इसमें इस डायरेक्शन में ग्रेविटेशन पुल लग रहा होगा, तो हमें इस डायरेक्शन में एक ग्रेविटेशन फोर्स लगानी पड़ेगी सेम मैग्नीट्यूड की, और मूवमेंट भी अब इसी डायरेक्शन में हो रहा है। तो एफ और आर के बीच में एंगल कितना है? जीरो है।
तो वर्क डन क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर और लिमिट होंगी आर टू इन्फिनिटी। तो ये आ जाएगा आर टू इन्फिनिटी जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर डी आर, क्योंकि डॉट को हटाएंगे कोस थीटा और दोनों एक ही डायरेक्शन में है, कोस जीरो आएगा, कोस जीरो इक्वल्स टू 1। या इधर लिख के भी दिखा देते हैं एक बार फिर से कि ये आएगा जी एम अपॉन आर स्क्वायर डी आर कोस जीरो। कोस जीरो क्या हो जाएगा 1, तो ये बचेगा। तो यहाँ से जी एम को बाहर ले लेते हैं, इंटीग्रेशन किसका बचेगा, सिर्फ आर का। लिमिट क्या होंगी आर टू इन्फिनिटी, तो 1/r का इंटीग्रेशन डी आर जी एम स्मॉल एम, 1/r का इंटीग्रेशन क्या होगा -1/r लिमिट्स इन्फिनिटी टू आर। तो ये क्या आ जाएगा जी एम इन्फिनिटी रखेंगे तो -1/इन्फिनिटी, ये तो जीरो होगी टर्म, माइनस माइनस पॉजिटिव, यहाँ पे 1/r, ये r है पॉइंट, तो ये तो जीरो हो गया। तो यहाँ पे हमें वर्क डन क्या मिला, जी एम अपॉन आर। तो इस पॉइंट से आर पॉइंट से इन्फिनिटी पे ले जाने के लिए, इन्फिनिटी पे जाने के लिए हमें कितना वर्क करना पड़ा, जी एम अपॉन आर। अब हमें पता है ये कंजर्वेटिव फोर्स है, तो यहाँ से यहाँ का जो वर्क होगा वो इनका टोटल वर्क क्या होना चाहिए, जीरो। सपोज ये W1 था, अब W2 देखते हैं कितना होगा, हमें W2 चाहिए बेसिकली, तो ये W1 था, तो हमें पता है W1 प्लस W2 क्या होगा, जीरो, कंजर्वेटिव फोर्स है। तो W2 क्या आ जाएगा यहाँ से -W1, W2 इक्वल्स टू माइनस जी एम अपॉन आर। और W2 ही क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। तो इसे क्या लिखेंगे, U इक्वल्स टू निगेटिव ऑफ जी एम अपॉन आर। तो ये था हमारा डेरिवेशन ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी का। इसको ऐसे ही करना है, कभी भी निगेटिव पॉजिटिव का टेंशन नहीं होगा। एस्केप वेलोसिटी, आज की इस वीडियो में इस टॉपिक को समझते हैं, एस्केप वेलोसिटी होती क्या है। एस्केप वेलोसिटी होती है, सपोज ये हमारी अर्थ है, तो कोई ऑब्जेक्ट ऐसे थ्रो या प्रोजेक्टाइल क्या हो, सपोज ये हाइट h है, इसको थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, ये अर्थ है और यहाँ से h हाइट से एक ऑब्जेक्ट गया है और वो अर्थ का ये ग्रेविटेशन फील्ड है और इसे क्रॉस कर गया है, इससे बाहर निकल गया है। इससे बाहर निकलने का क्या मतलब है, इन्फिनिटी पे चला गया है। इन्फिनिटी क्या होता है हमें नहीं पता, तो हम किसी भी जगह को जहाँ से कोई चीज़ वापस ना आ सके उसको इन्फिनिटी मानते हैं इसमें। यानी कि इसको हमने थ्रो किया और ये ऐसे निकल गया, सपोज यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब इसको ना ए पॉइंट मान लेते हैं और इसको बी पॉइंट मान लेते हैं, इसको सोल्व करते हैं। तो अब हम निकालेंगे कि ए पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए, इसको वी ई लिख लेते हैं कि ये बाहर चला जाए, ठीक है। तो इसको बी पॉइंट मानते हैं, तो इसको एनर्जी की हेल्प से सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो एट पॉइंट ए एनर्जी कितनी होगी, यानी कि एट ए काइनेटिक एनर्जी की एनर्जी टोटल क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस पोटेंशियल। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी 1/2 mv/e², एसके वेलोसिटी है। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, U इक्वल्स टू अभी निकाली थी हमने थोड़ी देर पहले, तो ये कितनी थी Gm अपॉन आर। आर क्या था, R प्लस H, ऐसे लिख लेते हैं, इतनी थी, ठीक है, सिंपल। अगर एट पॉइंट बी बात करें, एट बी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, अभी हमने बताया। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ की काइनेटिक एनर्जी होगी 1/2 mv², ठीक है। तो यहाँ की एनर्जी, इसको ई ए लिख लेते हैं, तो यहाँ की ई बी लिख लेते हैं, ये क्या बची 0 प्लस 1/2 mv²। तो ई ए इक्वल्स टू ई बी होनी चाहिए, ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो गया, ई ए इक्वल्स टू ई बी। तो इसको क्या लिखेंगे 1/2 mve² माइनस Gm अपॉन R प्लस H इक्वल्स टू 1/2 mv²। तो अब एक बात और भी है, यहाँ पे वेलोसिटी v है, बट अगर यहाँ की वेलोसिटी जीरो भी हो जाए तो हमें क्या मतलब है, ये बाहर तो निकल ही चुका है। तो ये इक्वेशन कैसे लिखी जा सकती है, यहाँ पे लिख देते हैं एक बार, 1/2 mve² माइनस Gm अपॉन R प्लस H ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो।
क्योंकि अगर v जीरो होगा तो ये जीरो हो जाएगी वैल्यू, तो ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। अब आगे देखते हैं, हमारे पास क्या आया था, 1/2 mve² माइनस gmm अपॉन r प्लस h ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। इसको इधर ले जाएंगे, क्या मिलेगा, 1/2 mve² ग्रेटर देन इक्वल्स टू gmm अपॉन r प्लस h। थोड़ा सोल्व करेंगे तो m से तो m कैंसिल हो जाएगा, तो ve मिलेगा हमें, ve मिलेगा हमें ग्रेटर देन इक्वल्स टू अंडर रूट टू जी एम अपॉन आर प्लस एच, या फिर फॉर एच इक्वल्स टू जीरो, अगर सरफेस से छोड़ते हैं तो एच इक्वल्स टू जीरो होगा, तो वहाँ पे वी ई क्या लिख सकते हैं, वी ई इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू अंडर रूट टू जी एम अपॉन आर। और इसकी जब वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि आर भी पता है, जी भी पता है और एम भी पता है, तो ये आती है इक्वल्स टू सिमिलर टू 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, एक रिलेशन और है जो हम बना सकते हैं, हमें पता है कि जी इक्वल्स टू क्या होता है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो इस इन दोनों को अगर हम डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिलेगा, सॉरी, तो यहां से जी एम अपॉन आर की अगर वैल्यू निकालें हम तो क्या मिल जाएगी, जी आर मिल जाएगी। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि वी ई इक्वल्स टू या फिर ग्रेटर देन इक्वल्स टू अंडर रूट जी आर। ठीक है बच्चों, तो ये भी एक रिलेशन है, इसको भी याद रखेंगे। तो ये थी हमारी एस्केप वेलोसिटी। अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अर्थ सैटेलाइट। इसको समझते हैं पहले, अर्थ सैटेलाइट होती क्या है। ये अर्थ है हमारी, ठीक है, तो वो सैटेलाइट, जैसे कुछ तो हमारी नेचुरल सैटेलाइट हैं, जैसे मून है, ठीक है, मून, तो वो सैटेलाइट जो नेचुरल सैटेलाइट की तरह बिहेव करें उनको अर्थ सैटेलाइट बोलते हैं। अब नेचुरल सैटेलाइट की तरह बिहेव कैसे करेंगी, उनको रूल्स फॉलो करने होंगे, केपलर लॉ फॉलो करना होगा। तो केपलर लॉ समझते हैं। केपलर लॉ क्या था, एक केपलर लॉ था कि t² प्रोपोर्शनल टू r³ होना चाहिए। ठीक है, तो अगर कोई सैटेलाइट और अर्थ सैटेलाइट है तो वो एक ऑर्बिट में मूव करेगी। सपोज ये एक ऑर्बिट है, ये एक ऑर्बिट है, इसमें मूव कर रही है। तो अगर ये इसमें मूव कर रही है, सपोज ये यहाँ पे है तो इस पर एक बाहर को फोर्स लगनी चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स FC लिख लेते हैं। एक इनसाइड फोर्स लगनी चाहिए, ग्रेविटेशन फोर्स, इसको FG लिख लेते हैं। और सपोज इसका मास है m और ये है डिस्टेंस r प्लस h। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बनेगी फोर्स कांस्टेंट की, कि फोर्स बैलेंस की, कि FC इक्वल्स टू FG। तो यहाँ से लिख देंगे mv² बाई r, mv² r प्लस h इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, GMM अपॉन r², r प्लस h का स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सोल्व करेंगे तो m से m कैंसिल, r प्लस h से स्क्वायर गया, तो यहाँ से v की वैल्यू बचेगी, v ऑर्बिटल बोल लेते हैं इसको, v ऑर्बिटल की ऑर्बिट वेलोसिटी कितनी होगी, कि ये एक ऑर्बिट में ही रुकी रहे, ये यहाँ से गिरे ना, तो ये ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी अंडर रूट GM अपॉन r प्लस h। ठीक है, अगर हम सरफेस की बात करें, h इक्वल टू जीरो की बात करें, कि वो सरफेस के वहां पे ऑर्बिट कर रही है, तो v नोट की वैल्यू क्या बचती है यहाँ पे, GM अपॉन r। इस बात का ध्यान देंगे, ये वो वेलोसिटी नहीं है जिसे प्रोजेक्ट किया गया, वो एस्केप वेलोसिटी में होता था। ये है कि जिस स्पीड से, मतलब अगर इतनी स्पीड से घूमेगी तो ये इस ऑर्बिट में मेंटेन रहेगी, ये कहीं इधर उधर या इधर नहीं जाएगी। ठीक है, अब ये जब हमारे पास रिलेशन आ गया है तो यहाँ से हम एक रिलेशन और बना सकते हैं। हमें पता है VE क्या आया था, VE आया था अंडर रूट टू GM अपॉन r। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि VE इक्वल्स टू होता है अंडर रूट टू VO। ये भी एक रिलेशन है, इसको भी लिख सकते हैं। और एक रिलेशन क्या है, जैसे VE को हमने क्या लिखा था, अंडर रूट टू GR, जैसे हमने VE को एक टर्म में क्या लिखा था कि अंडर रूट टू GR भी लिखा था, अंडर रूट टू GR भी लिखा था, ऐसे ही VO को भी क्या लिख सकते हैं, रूट GR। ठीक है, ये भी एक रिलेशन है, इसे भी याद रखेंगे। देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। नहीं, अभी इसमें ये बचा है टी, ये प्रूव करना है।
तो हमारी वेलोसिटी v ऑर्बिटल क्या आई है, अंडर रूट जी एम अपॉन आर। अभी इसको आर रख के सोल्व कर लेते हैं। तो अब देखिए क्या होगा, या इसको सिंपल स्मॉल आर लिख लेते हैं, आर प्लस एच की बजाय बार बार आर प्लस एच लिखेंगे, वेयर स्मॉल आर इज आर प्लस एच। ठीक है, तो अब अगर हम टाइम पीरियड निकालें तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, टी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि 2 पाई आर अपॉन वी। ठीक है, तो टी इक्वल्स टू 2 पाई आर और वी क्या है, अंडर रूट जी एम अपॉन आर। अब अगर स्क्वायर कर दे बोथ साइड, बाई स्क्वायरिंग बोथ साइड, हमें क्या मिलेगा, टी स्क्वायर इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन जी एम अपॉन आर। अब ये आर ऊपर चला जाएगा तो यहाँ हमें मिलेगा टी स्क्वायर इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी एम, यहाँ मिलेगा आर क्यूब। तो अब अगर इसको अच्छे से देखें तो ये जो टर्म है ये पूरा क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि 4 भी कांस्टेंट है, पाई भी, जी भी और एम भी। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो यही था केपलर लॉ। तो ये हुआ हमारा अर्थ सैटेलाइट को हमने जाना। एक हमारा लास्ट टॉपिक बचता है, उसको भी देख लेते हैं। हमारा आज का लास्ट टॉपिक है एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट। ऑर्बिटिंग सैटेलाइट की एनर्जी कितनी होगी देख लेते हैं, ये तो सिंपल है। अगर एक सैटेलाइट है, एक ऑर्बिटिंग सैटेलाइट है, ये अर्थ होगी, और ये एक सैटेलाइट है, ये ऑर्बिट कर रही है यहाँ पे। ठीक है, इसकी एनर्जी कितनी होगी, ये डिस्टेंस वही मान लेते हैं फिर से, आर प्लस एच। ठीक है, तो यहाँ पे एनर्जी, दो एनर्जी होंगी, काइनेटिक और पोटेंशियल, ई इक्वल्स टू के प्लस यू। पहले तो यू निकाल लेते हैं, हमें पता ही है एट आर प्लस एच डिस्टेंस यू कितनी होती है, माइनस जी एम अपॉन आर प्लस एच, ये निकाल चुके हैं हम। अब काइनेटिक निकाल लेते हैं, ये कितनी होगी, 1/2 एम वी ऑर्बिटल स्क्वायर। ऑर्बिटल वेलोसिटी से ही मूव करेगी और किसी वेलोसिटी से मूव ही नहीं कर सकती, तो वी ऑर्बिटल ये कितनी होगी, 1/2 एम अंडर रूट जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी मिली हमें, 1/2 जी एम अपॉन आर प्लस एच। ठीक है, तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, ई इक्वल्स टू 1/2 जी एम अपॉन आर प्लस एच माइनस जी एम अपॉन आर प्लस एच। ठीक है, इसको सोल्व कर लेंगे, सिंपल है, 2 एलसीएम ले लेंगे, तो ये आ जाएगा माइनस 1/2 जी एम अपॉन आर प्लस एच। तो ये होती है हमारी वेलोसिटी ऑफ ए ऑर्बिटिंग सैटेलाइट। ठीक है, इसमें अगर हाइट 0 लेंगे तो स्पेशल केस में एनर्जी ये बन जाएगी 1/2 जी एम अपॉन आर। ठीक है, जी एम अपॉन आर, ये हुआ। तो इसी के साथ हमारा ग्रेविटेशन चैप्टर कंप्लीट हुआ। जल्दी मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स।